हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश का पदार्थ। क्या नाम है दोस्तों? हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है दोस्तों, नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। यह क्लास 9th का है। यह क्लास 9th का चैप्टर 1 है। किसका? तो केमिस्ट्री विषय का क्लास 9 का चैप्टर 1 है जिसका नाम है हमारे परिवेश का पदार्थ। इसको दोस्त आप कह सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो परिवेश आपको दिख रहा है इसका अर्थ ही होता है आसपास। इसका अर्थ क्या होता है? आसपास। इसका अर्थ जो होता है आसपास होता है, तो कह सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से जो किताबें होती है उसमें लिखा होता है हमारे आसपास के पदार्थ, या फिर बहुत सी किताबों में लिखा होता है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिवेश का अर्थ होता है आसपास। मतलब हमारे जितने भी आसपास जो वस्तु दिखाई देती है वह पदार्थ होती है, मतलब वह पदार्थ कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, बता दें दोस्तों, इस वीडियो को, इस चैप्टर 1 को हमने 5 भागों में बांटा था। इस चैप्टर 1 को हमने पार्ट 5 भागों में बांटा था, जिसमें पार्ट 3 में अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 3 में पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ, और ये जो वीडियो है इसका पार्ट 4 है। मतलब हमारे परिवेश के पदार्थ के पार्ट 4 है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं, इस वीडियो में हम जानते हैं सबसे पहले कि उन पार्ट 3 जो पहले हम पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उसमें हमने क्या सीखा था, और इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोग कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में हमने क्या सीखा यह सबसे पहले देखते हैं लोग। पार्ट 1 में दोस्तों हमने सिंपली पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के वर्गीकरण और पदार्थ के कुछ सामान्य गुण, इसके साथ साथ कुछ क्रियाकलाप भी किए थे। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है अंतरारुक आकर्षण बल, अंतरारुक स्थान, अंतरारुक बल किसे कहते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में बताया हुआ हूँ, वो भी विस्तार से। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2 की। दोस्तों पार्ट 2 जो है इसमें हम लोगों ने सिंपली जो पदार्थ के वर्गीकरण है और भी विस्तार पूर्वक से बताया था लोग, और पदार्थ की अवस्था, जो पहली अवस्था है ठोस, उसके बारे में, और उसके कुछ सामान्य गुण और कुछ क्रियाकलाप के बारे में पार्ट 2 में जो है हमने बताया, वो भी विस्तार से। तो इस वीडियो को अभी आपको देख लेना है। बात करते हैं दोस्तों पार्ट 3 की। पार्ट 3 इसमें हम लोगों ने सिंपली जो है द्रव और द्रव के कुछ सामान्य गुण के बारे में बताया था। द्रव जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं लोग, लिक्विड, और इसके साथ साथ इसके कुछ सामान्य गुण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड। और इसके बाद हम लोगों ने द्रव्य और द्रव में क्या अंतर है यह भी हमने बताया था। क्या किसमें दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस द्रव में और, ठीक है दोस्तों, इस द्रव और इस द्रव में क्या अंतर है, इस दोनों द्रव में क्या अंतर है, ये हमने पार्ट 3 में बताया। तो चलिए दोस्तों सिंपली जानते हैं लोग कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं लोग। तो देखिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है, आज का इस वीडियो का है पार्ट 4, हमारे परिवेश का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग सिंपली सीखने वाले हैं लोग गैस, पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस, या फिर आप कह सकते हैं गैसीय अवस्था। इसके कुछ सामान्य गुण सीखेंगे लो, और इसके साथ साथ कुछ क्रियाकलाप भी देखेंगे लो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सीखने वाले हैं लोग पदार्थ की गैसीय अवस्था। कहने का मतलब पदार्थ की जो तीसरी अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था होती है। इसके साथ एक और अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था, ये चौथी अवस्था होती है। हालांकि इसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों हम बता दें, ये प्लाज्मा अवस्था जो है हम पार्ट 5 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे लोग, तो इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम लोग सबसे इस वीडियो में सीखते हैं लोग पदार्थ की गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, या फिर आप कह सकते हैं गैस। ऐसे में लिखने में आप तो लिख सकते हैं गैस, लेकिन जब आप किसी साथ लिखेंगे, मान लीजिए पदार्थ की गैसीय अवस्था लिखते हो, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते पदार्थ की गैस अवस्था, या फिर आप लिख सकते हैं पदार्थ की गैस की अवस्था, ये लिख सकते हैं पदार्थ की गैस की अवस्था, ये लिख सकते हैं। ये आप नहीं लिख सकते पदार्थ की गैस अवस्था, क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा।
पदार्थ की गैसीय अवस्था लिख सकते हैं या फिर पदार्थ की गैस अवस्था लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिखना है। अब बात करते हैं गैस। गैस के कुछ सामान्य बातें देखते हैं लोग, और इसके जो इसका परिभाषा है वो भी देखते हैं हम लोग, चलते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा गैस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, यह सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग। गैस को हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले कहते हैं लोग GAS। गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं लोग, इस बात को आपको याद रखना है। गैस को इंग्लिश में गैस कहते हैं लोग। ठीक है, अब देखते हैं लोग इसकी परिभाषा। दोस्तों परिभाषा ध्यान से देखिएगा, ये इन सभी की परिभाषा कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलती है, तो परिभाषा जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो गैस की परिभाषा होता है वैसे पदार्थ जिसकी आकार निश्चित नहीं होता। कहने का मतलब वैसे पदार्थ को हम गैस कहते हैं जिसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। मतलब कहने का मतलब अनिश्चित होता है, और ना ही इसका निश्चित आयतन होता है, और नहीं इसका निश्चित आयतन होता है, उसे ही हम लोग पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं अथवा गैस कहते हैं। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे पदार्थ जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती, वैसे पदार्थ जिसका आकृति निश्चित नहीं होता, मतलब कहने का मतलब पहले ऐसे था और फिर ऐसे हो गया, तो उसकी ऐसी पदार्थ है जिसका आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता, और उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। आयतन के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो पार्ट 1 में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे पदार्थ जो कुछ स्थान घेरे, उस वस्तु द्वारा घेरे गए अधिकृत स्थानीय आयतन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आयतन के बारे में समझ गए होंगे, पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसकी आकार निश्चित नहीं होता और न ही इसका आयतन निश्चित होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग गैस कहते हैं लोग। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं लोग, गैसीय पदार्थ कहते हैं लोग, या फिर गैस की अवस्था कहते हैं लोग, या फिर गैसीय अवस्था कहते हैं लोग, या फिर आप कह सकते हैं गैस कहते हैं लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पदार्थ की जो परिभाषा है वह समझ गए होंगे। एक बार मैं और रिपीट करा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता और न ही इसकी निश्चित आयतन होता है, उसे पदार्थ की गैसीय अवस्था या फिर गैस की अवस्था या फिर गैस कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये आपको जो डिफिनीशन है कहीं पे भी मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं पदार्थ के कुछ सामान्य गुण। यहाँ से आपको पदार्थ के कुछ सामान्य गुण हम आपको बता रहे हैं। तो पदार्थ के कुछ सामान्य गुण भी होते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस के होते हैं, वैसे ही पदार्थ के भी कुछ सामान्य भी गुण होते हैं। देखिएगा, पहले देखिएगा, गैस में अंतराणु आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। कहने का मतलब कि गैस को जो अंतराणु का आकर्षण बल है, अंतराणुक आकर्षण बल या फिर कहिए अंतराणुक बल, अंतराणुक बल को ही, जो अंतराणुक बल होता है वह ठोस पदार्थ को क्या होता है, जकड़े रहता है, या फिर द्रव पदार्थ को जकड़े रहता है, जिसके कारण द्रव जो होता है, किसी भी जो द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। हालांकि जो द्रव होता है उसमें अंतराणुक बल इतना भी कमजोर नहीं होता कि वह गिलास से ही वह उस जो द्रव है, वो द्रव जो है वह निकल जाए, इतना भी उसका कमजोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो है यह द्रव की तुलना में और भी कमजोर होता है। कौन, गैस। कौन सा कमजोर होता है, अंतराणुक बल कमजोर होता है। अंतराणुक बल कमजोर होता है जो पदार्थ के कणों को बांधे रखता है, उसे ही हम लोग कहते हैं लोग अंतराणुक बल। यह जो होता है गैस में बहुत कमजोर होता है, तथा अंतराणु का स्थान बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब इसकी कमजोर होने का मतलब यह जो इसका स्थान है वो कमजोर हो जाता है। अंतराणुक बल को कमजोर होने का मतलब इसका स्थान भी अधिक हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, मैं एक पेज लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आपका एक चुंबक है और ये भी आपका एक चुंबक है। इन दोनों के बीच बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कहते हैं लोग आकर्षण बल। आकर्षण बल कहने का मतलब इसके बीच कुछ आकर्षण बल कार्य होता है, मतलब खींचने की शक्ति होती है, और इसके भी बीच कुछ खींचने की शक्ति होती है। तो जब ये दोनों आपस में खींचते हैं तो ये कुछ पश्चात ऐसे आकर के चिपक जाते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और नज़दीक आ जाते हैं। और जब यही बल जो होता है, जब यही बल कमज़ोर होता है, तो इन दोनों के बीच खींचने की शक्ति क्या होती है, कमज़ोर हो
जाती है और यही खींचने की शक्ति कमज़ोर हो जाने के कारण इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, स्थान हो जाता है, अधिक स्थान हो जाता है। तो यही जब बल कमज़ोर होता है तो इन दोनों के बीच क्या होता है, अधिक स्थान आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इन्हीं दोनों के बल के कमज़ोर हो जाने के कारण इन दोनों के बीच अधिक स्थान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमने एग्जाम्पल में क्या सीखा, हमने एग्जाम्पल में सिंपली यह सीखा, जब अंतराणु को बल कमज़ोर होता है, जब अंतराणु को बहुत बल जो अंतराणु को बल जो होता है वह बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो इसका अंतराणु का स्थान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये तो हमने सिंपली सीखा, अभी तक हमने इतने चीज़ों को सीखा। अब देखते हैं लोग, अब आगे बढ़ते हैं लोग। अतः गैस के कण पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी बल के कारण, अंतराणु बल के कारण और इसके अधिक हो जाने के कारण इसके जो कण होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकते हैं और यह इधर उधर क्या कर सकते हैं, गमन भी कर सकते हैं और इधर उधर समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करने लगते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि आप जानते होंगे O2, O2 कहने का मतलब ऑक्सीजन। इसको आप केवल आप अनुभव कर सकते हैं, किसी भी गैस को केवल आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये गैस जो होता है, ये जो समस्त उपलब्ध स्थान में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बल जो होता है, इसका जो अंतराणु का बल जो होता है कमज़ोर होता है और इसका स्थान क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए यह प्रत्येक स्थान पर गमन करने लगता है। आप देखते होंगे कि यह कोना में भी पाया जाता है, किसी भी घर के कोने या फिर कहीं पे भी यह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतराणु बल होता है वह कमज़ोर होता है और अंतराणु क्या होता है, स्थान जो होता है अधिक होने के कारण यही जो होता है, यह समस्त उपलब्ध जहाँ भी जगह होता है ये जा करके वहाँ पर गमन करने लगता है। प्रत्येक जगह पर यह जो हमारे गैस जो होते हैं प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं। आपके पास भी O2 होगा, CO2 होगा, ये अनेक प्रकार की गैस पाई जाती होंगी। ठीक है, तो ये प्रत्येक जो इन्हीं दोनों के कारण जो इसका जो गैस होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं। समस्त जहाँ पे भी जगह होती है वहाँ पर समस्त उपलब्ध स्थान में यह इधर उधर गमन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बार रुकिए, देखिए, अंतराणु का बल के कमज़ोर हो जाने के कारण इसका अंतराणु का स्थान क्या होता है, अधिक हो जाता है और यही दोनों के अंतराणु का बल जो होता है वह कमज़ोर होता है और अंतराणु के स्थान जो होता है वह अधिक हो जाने के कारण इसमें इसके जो गैस के जो कण होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, फिर समस्त उपलब्ध स्थान पर इधर उधर यह गमन करने लगते हैं। ये इसकी दो कारण है। कौन? पहला कि इसका जो अंतराणु का बल होता है वह कमज़ोर होता है और दूसरा जो इसका अंतराणु का स्थान होता है वह बहुत अधिक होता है। इन्हीं दोनों के कारण जो होता है यह स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं लोग, देखिएगा, अब हम लोग जानते हैं लोग गैस के सामान्य गुण। कहने का मतलब गैस के कुछ गुण होते होंगे, तो उन गुणों के बारे में हम जानते हैं लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे पहला जो गुण है आकृति और आयतन। कहने का मतलब कि गैस की आकृति कैसी होती है और इसका जो आयतन होता है वह कैसे होता है। गैस की आकृति कैसे होती है, आकृति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोग शेप, SHAPE, और को इंग्लिश में कहते हैं लोग एंड, और आयतन को इंग्लिश में कहते हैं लोग वॉल्यूम। ठीक है, VOLUME, वॉल्यूम। ये जो है अब हम जानते हैं लोग गैस के शेप एंड वॉल्यूम, यानी गैस के शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस का आकार कैसे होता है और इसका आयतन कैसे होता है, तो चलिए हम अब यह जानते हैं। तो देखिएगा, गैस को जो देखिएगा, गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई निश्चित आयतन होता है। जैसे कि मैंने आपको जो डिफिनीशन दिया था उसी में बता दिया था कि गैस की जो आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है और जो इसका आयतन होता है यह भी निश्चित नहीं होता है। तो चूंकि मैंने आपको परिभाषा में ही बता दिया था, तो यहाँ पे भी आप देख लेंगे कि गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही इसका कोई आयतन होता है। आयतन के बारे में मैं आगे बता चुका हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब आगे है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं लोग डेंसिटी। स्पेलिंग होगा DENSITY, डेंसिटी।
ये इसका स्पेलिंग हुआ। अब जानते हैं लोग द्रव की सॉरी दोस्तों, गैस का दूसरा गुण घनत्व, यानी गैस का घनत्व कैसे होता है, जो डेंसिटी होती है वह कैसी होती है। तो देखिएगा यहाँ पे ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की घनत्व जो होता है निम्न होता है। निम्न कहने का मतलब कम होता है। ठोस की तुलना में द्रव का जो द्रव की जो घनत्व था वह क्या होता था, कम होता था। कम कहने का मतलब इससे कम होता था, और जबकि ठोस एवं द्रव की दोनों की तुलना में ये जो होता है निम्न होता है। कहने का मतलब ये जो द्रव होता है इससे भी और भी कम होता है, तो इसका घनत्व आप कह सकते हैं कि अधिक कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। ठोस की तुलना में द्रव की जो घनत्व था, जो द्रव का घनत्व था वह क्या होता था, कम होता था। अब इन दोनों की तुलना में जो गैस का घनत्व है वह निम्न है। कहने का मतलब ये जो द्रव है यह कम है, और इससे भी कम जो है इसका घनत्व है, यानी निम्न है, इससे भी कम है। किससे, द्रव से भी कम इसका घनत्व है, मतलब निम्न है। तो आप कह सकते हैं कि द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है और अधिक कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, जिसका स्पेलिंग होगा DENSITY, डेंसिटी। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग। गैस का तीसरा गुण किस पे है, द्रवणांक और क्वथनांक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रवणांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोग मेल्टिंग पॉइंट, जिसका स्पेलिंग होगा MELTING और POINT, मेल्टिंग पॉइंट। और इसका जो क्वथनांक का होगा इसे हम लोग कहते हैं लोग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, BOILING POINT। अब देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवणांक को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लोग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो लिख लीजिएगा FRZING, और पॉइंट का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया। तो आप लिख सकते हैं ये द्रवणांक का जो स्पेलिंग होता है, द्रवणांक को आप इंग्लिश में कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, और क्वथनांक को आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। आगे देखिएगा, हम जान रहे थे लोग द्रवणांक और क्वथनांक, मतलब इसका गैस का जो तीसरा गुण है द्रवणांक और क्वथनांक पर हम लोग जानने वाले हैं लोग। तो गैसों के द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठोस और द्रव की तुलना में निम्न होता है। जैसे कि मैंने आपको आगे ही समझाया था, यहाँ पे आप ठोस काट सकते हैं और यह आप और भी काट सकते हैं। द्रव की तुलना में निम्न होता है। द्रव की तुलना में निम्न कहने का मतलब कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो गैस के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस की तुलना में निम्न होता है। सॉरी दोस्तों, द्रव की तुलना में निम्न होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। गैस के द्रवणांक और क्वथनांक द्रव की तुलना में निम्न होता है। गैसों की द्रवणांक और क्वथनांक द्रव की तुलना में निम्न होता है, मतलब द्रव तो कम होता था किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। अब जो है यह द्रव की भी तुलना में यह और कम है। यह क्या है, और कम है। ठीक है, तो इससे भी और कम कौन सा है, गैस है। क्या, द्रवणांक और क्वथनांक। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चौथा देखिएगा, ये है आपका चौथा, संपीड्यता। क्या है दोस्तों, संपीड्यता। इस पे हम लोग जानेंगे लोग इस गैस के चौथा गुण, गैस के चौथा गुण। तो ध्यान दीजिएगा, गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब गैस के जो संपीड्यता होते हैं वह बहुत अधिक होते हैं। संपीड्यता, गैसों में अंतराल के स्थान अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसको अधिक निकट या फिर अधिक दूरी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, संपीड्यता कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को आप दाब बढ़ाइए या फिर इसका दाब घटाइए। अगर आप दाब अगर आप दाब घटाते हैं तो इसका जो अगर दाब घटाते या बढ़ाते हैं तो यह एक दूसरे के सामने आते हैं या फिर दूर जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग संपीड्यता कहते हैं। एक दूसरे के निकट आते हैं या फिर एक दूसरे के बहुत दूर जाते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो गैस जो होता है संपीड्यता होता है। मतलब गैस का जब आप दाब घटाएंगे
तो वह अधिक निकट आ जाएंगे या फिर अधिक दूरी चल जाएंगे, या फिर जब दाब घटाएंगे तो वह अधिक निकट आ जाएंगे या फिर अधिक दूरी चले जाएंगे। तो ऐसी ही प्रक्रिया को संपीड्यता कहते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। कि अगर आप कहना चाहते हैं कि अगर आप एक और भाषा से भी बोल सकते हैं, गैसों की संपीड्यता द्रव की तुलना में अधिक होती है। कहने का मतलब गैसों की जो संपीड्यता होती है वो द्रव की तुलना में और भी अधिक होती है। द्रव जो होता है असंपीड्य होते हैं, लेकिन किसकी तुलना में संपीड्य होते हैं? ठोस की तुलना में वह संपीड्य होते हैं। अगर आप गैस द्रव की ठोस से तुलना करेंगे तो यह संपीड्य होते हैं। कौन? द्रव संपीड्य होते हैं। लेकिन यही जो द्रव होता है इससे और भी अधिक संपीड्य कौन होता है? गैस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं लोग पांचवा गुण। पांचवा गुण है प्रसार या संकुचन। पांचवा गुण है प्रसार या संकुचन, पर हम लोग जानेंगे लोग गैस के पांचवा गुण प्रसार या संकुचन। प्रसार या संकुचन देखिएगा, गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। कहने का मतलब जो है गर्म गैस जो होता है उसको आप जब ठंडा या फिर गर्म करते हैं तो उसका जो प्रसार होता है या फिर जो संकुचित होता है उसको किया जा सकता है। कहने का मतलब जब आप किसी भी गैस को गर्म करते हैं तो वह प्रसारित हो जाता है, और जब किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं तो वह संकुचित हो जाता है। प्रसारित कहने का मतलब फैलना, और संकुचित कहने का मतलब एक दूसरे के निकट आना। संकुचित का दूसरा अर्थ हो सकता है निकट, और प्रसारित का कह सकते हैं फैलना। ठीक है दोस्तों, तो जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वह प्रसारित होता है यानी पसरता है, और जब आप किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं वह तो संकुचित होता है। तो जो गैस होता है, जब गैस को आप ठंडा या गर्म करते हैं तो वह प्रसारित या संकुचित किया होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि गैस जो होता है प्रसार या संकुचन होता है। गैस में प्रसार या संकुचन होता है। तो इसे आप ये जो है इसका पांचवा गुण है। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है? पांचवा गुण है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब आगे क्या है? आगे देखिएगा, प्रसार या संकुचन हमने सीखा। अब आगे देखिएगा, अब आगे है विषण। क्या है दोस्तों? विषण। गैस वितरित होते हैं। कहने का मतलब गैस में विषरण करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे विषरण होगा दोस्तों, विसरित होते हैं। ठीक है, विसरित होगा तो वितरित हो चुका है, यहाँ पे होगा विसरित, विसरित। ठीक है ना, विसरित लिख सकते हैं, विसरित ऐसे विसरित। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। गैस जो होते हैं विसरित होते हैं। विषरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी दो पदार्थ को आप एक दूसरे में शामिल कर दें। कहने का मतलब ये मान लीजिए ये आपका द्रव है, ये कोई भी द्रव पदार्थ है, मान लीजिए पेट्रोल ही है, और ये आपका डीजल है। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा? विषरण हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग विषरण कहते हैं लोग। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग विषरण करते हैं लोग। तो गैस जो होते हैं वह विसरित होते हैं। मतलब कहने का मतलब गैस जो होते हैं विसरित होते हैं, लेकिन यह अपने आप विसरित होते हैं, अपने आप होते हैं। मतलब ये जो होते हैं इसको किया नहीं जाता है, यह अपने आप भी हो सकता है, यह अपने आप भी हो सकता है, इसको किया भी जा सकता है। विषरण यह अपने आप भी होता है क्योंकि यह समस्त उपलब्ध स्थान में होते हैं। गैस समस्त उपलब्ध स्थान में पाए जाते हैं, तो इसलिए यह अपने आप भी विसरित हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए O2 प्लस CO2 कहीं मिल जाता होगा। O2 और CO2 ये समस्त उपलब्ध स्थान में होते हैं, तो इसलिए ये दोनों मिल जाते होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं लोग। तो गैस जो होते हैं विसरित होते हैं, मतलब गैस में विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है, आप कह सकते हैं। अब देखिएगा गैसों के विसरण किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं कि गैसों के विसरण तो घनत्व में अंदर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों के विसरण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि जो दो गैस होंगे उसको जब आप किसी परखनी या फिर कुछ भी में रखेंगे तो वह दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में विसरित हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग गैसों के विसरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर सकते हैं, घनत्व में अंदर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों के विसरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप गैसों के विसरण और विसरण के बारे में जान चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, ये तो था इसका छठा गुण। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए सातवां देखते हैं लोग। सातवां है गैसों का संघनन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोग कॉन्डेंसेशन ऑफ गैसेस। कॉन्डेंसेशन ऑफ गैसेस, इसमें संघनन का स्पेलिंग हो जाएगा कॉन्डेंसेशन। ठीक है दोस्तों, तो करता हूँ। तो चलिए जानते हैं लोग गैसों के संघनन। मतलब कहने का मतलब संघनन, गैसों के जो संघनन होते हैं इसके बारे में हम लोग इसके सातवां गुण देखते हैं लोग। तो संघनन सबसे पहले
किसी भी चीज़ को जब आप जानने जाते हो तो सबसे पहले उसको हम लोग समझना पड़ता है। तो हमने गैस को समझा था लोग। अब देखते हैं लोग संघनन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, तब उसके बाद हम लोग जानते हैं लोग गैसों के संघनन। तो ध्यान दीजिएगा, संघनन किसे कहते हैं। तो संघनन पदार्थ की गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। मान लीजिए जब आप गैस को द्रव रूप में परिवर्तन करते हैं तो इसे हम लोग संघनन कहते हैं। जब आप किसी भी गैस है, जब आप उसको द्रव में परिवर्तन करते हैं, जल में परिवर्तन करते हैं, तो इसे हम लोग संघनन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। तो ये जो बात करते हैं संघनन की कुछ बातें, एग्जाम्पल, तो चलिए देखते हैं संघनन के कुछ एग्जाम्पल। देखिएगा, गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। कहने का मतलब जब आप गैस का जब आप दाब बढ़ाते हैं या फिर उसका ताप कम करके उसका जो है संघनन किया जा सकता है। ठीक है, गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर काफ़ी निकट आ जाते हैं। ठीक है, जब आप गैस का दाब बढ़ाते हैं तो उसके जो गैस के कण होते हैं वह काफ़ी निकट आ जाते हैं, जिससे अंतराणु का स्थान घट जाता है। जब यह संघनन की प्रक्रिया होती है तो इसके जो कण होते हैं वह क्या करते हैं, निकट आ जाते हैं। इसी के कारण जो अंतराणु का स्थान होता है, हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। इस प्रक्रिया में इसका अंतराणु का स्थान घट जाता है। ऐसे होने से गैसों के कणों के बीच आंतरिक आकर्षण बल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह गैस हम जानते हैं लोग। देखिएगा, हमने आपको क्या बताया कि जब आप संघनन की प्रक्रिया करते हैं, जब आप संघनन की प्रक्रिया में दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो कण होता है निकट आ जाता है। उसके जो गैस के जो कण होते हैं क्या होते हैं, निकट आ जाते हैं। और इन्हीं निकट आ जाने के कारण जो इसका अंतराणु का स्थान होता है, इसका अंतराणु का स्थान जो होता है वह घट जाता है। और इसी अंतराणु के स्थान घट जाने के कारण जो इसका आकर्षण बल होता है और मजबूत हो जाता है, बढ़ जाता है। और इन्हीं दोनों के बढ़ जाने के कारण ये जो होता है द्रव रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसका संघनन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप जान चुके होंगे कि गैसों का संघनन कैसे किया जाता है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैसों के संघनन, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी गैस पर दाब बढ़ाते हैं, गैस मतलब जो आपका गैस होते हैं O2, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये जितने होते हैं गैस होते हैं। ठीक है, तो ये जब आप गैस पर दाब बढ़ाते हैं, गैस पर दाब बढ़ाने पर उसके जो कण होते हैं वो परस्पर आपस निकट आ जाते हैं। जब आप किसी भी गैस पर मतलब मान लीजिए ये है आपका, मान लीजिए क्या है, ये आपका चूल्हा है, ये कटोरा है, इसमें आपका क्या है, मान लीजिए O2 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है। इधर से आप इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब दाब बढ़ा रहे हैं, नीचे से आप इसको दाब बढ़ा रहे हैं, तो इसके जो कण होंगे वह क्या होंगे, और नज़दीक आ जाएंगे, निकट आ जाएंगे। और इसी निकट आ जाने के कारण इनका अंतराणु का स्थान क्या हो जाएगा, अंतराणु का स्थान हो जाएगा जो वह हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो अंतराणु बल जो होगा वह और बढ़ जाएगा, मतलब और मजबूत हो जाएगा। इसी के कारण जो होता है, जो गैस होता है, इसी के कारण जो गैस होता है द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि गैसों का संघनन कैसे होता है या फिर गैसों को द्रव रूप में कैसे बदला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं लोग 8वां नियम, 8वां गुण, गैस का दाब। ठीक है ना दोस्तों, यानी दाब को इंग्लिश में कहते हैं लोग प्रेशर, जिसका इंग्लिश होगा, दाब को इंग्लिश में कहते हैं लोग प्रेशर, जिसका इंग्लिश होगा PRESSURE, ये इसका इंग्लिश होगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं लोग दाब। सबसे पहले दाब जानते हैं लोग, उसके बाद इसके बारे में कुछ जानते हैं लोग, दाब, गैस के दाब। ठीक है, तो दाब किसे कहते हैं देखिएगा, बर्तन की दीवारों की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। बर्तन की दीवारें पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल जो होता है वही दाब कहलाता है। मतलब जो बर्तन की दीवारें होती है उस पर जो क्षेत्रफल होता है गैस के कणों द्वारा जो आरोपित बल होता है, इसी को हम लोग दाब कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग दाब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार मैं और आपको रिपीट करा देता हूँ। दाब यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोग प्रेशर, PRESSURE।
बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल, मतलब जो बर्तन की दीवारें होती है और उसके प्रत्येक क्षेत्रफल पर गैस के जो कण होते हैं उस पे जो गैस के कण जो होते हैं वह उस पे जो बल लगाते हैं, इसी बल को हम लोग दाब कहते हैं। इसी बल गैस का दाब कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं लोग आगे क्या है दोस्तों, नोट है, इसको आपको नोट कर लेना है। नोट क्या है, वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मतलब वायु का दाब वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वायु का दाब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब हम लोग सिंपली सीखते हैं। यहाँ पे देखिएगा वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, इसको नोट कीजिएगा। वायु का दाब वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है, या फिर यह भी आप कह सकते हैं कि वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो ये 3 प्रकार की परिभाषाएं हो सकती है वायुमंडलीय दाब के। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी नोट है, इसको भी नोट करना है। दाब की जो इकाई होती है उसको हम लोग पास्कल कहते हैं। दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल। दाब की इकाई होती है पास्कल, जिसको हम लोग ये लिखते हैं, लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लोग, स्मॉल PASCAL। स्मॉल पी क्यों दोस्तों, क्योंकि कभी भी आप जब नाम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, लेकिन ये जो है आपका मात्रक का जो है, यह मात्रक का अंग्रेजी नाम है। मात्रक अंग्रेजी नाम है, इसलिए जब भी आप मात्रकों के अंग्रेजी नाम लिखते हैं, मतलब अंग्रेजी नाम लिखते हैं, तो कभी भी स्मॉल लेटर से शुरू करें। कभी भी स्मॉल लेटर से, चूंकि मेरा यहाँ पे कैपिटल लिखा टाइप हो चुका है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल आपको टाइप करने हैं। तो कभी भी जब आप मात्रकों के इंग्लिश नाम को लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में लिखें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इसको हम लोग PA डिनोट करते हैं, मतलब शॉर्टकट में इसे हम लोग स्मॉल p और स्मॉल e ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं लोग। अब बात करते हैं दोस्तों, हम आपको बता दूं, अगर आपको मात्रकों के लिखने की विधियां नहीं पता है तो कुल मात्रकों की विधियां 6 होती है, जो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कमेंट कीजिएगा कि मात्रकों पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये तो था इसका पार्ट 4। अब अगला वीडियो और अंतिम वीडियो इसका लास्ट होगा। सॉरी दोस्तों, इसके बाद हम लोग सबसे पहले जानते हो हम लोगों ने क्या सीखा, दाब सीखा। दाब, तो हमें दाब का तो सूत्र भी तो पता होना चाहिए। दाब इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कितना पास्कल होता है। दाब इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो देखिएगा एक वायुमंडल दाब, ध्यान दीजिएगा, एक वायुमंडल दाब इक्वल टू होता है, एक वायुमंडल दाब इक्वल टू होता है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है। इसको आपको याद रखना है, 10⁵ कितना पास्कल होता है, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है। किसका दाब, वायुमंडलीय का दाब इक्वल टू इतना होता है। तो इसको आपको डिनोट कर लेना है। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो होगा इसका पार्ट 5, क्योंकि यह पार्ट 4 था। तो पार्ट 5 में हम लोग सिंपली ध्यान दीजिएगा, पार्ट 5 में हम लोग सिंपली पदार्थ की अवस्थाओं की पारंपरिक परिवर्तन, कहने का मतलब जब आप ठोस को द्रव में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रव को गैस में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस को द्रव में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्रव को ठोस में परिवर्तन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह सब वीडियो, ये सब के बारे में हम लोग पार्ट 5 में जानेंगे लोग। और इसके साथ साथ जो सेल्सियस और केल्विन, सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तन करना भी हम लोग पार्ट 5 में जानेंगे लोग। और इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ हमारी जो चौथा अवस्था होती है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था, इसके बारे में भी हम लोग पार्ट 5 ही में जानेंगे लोग। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आएगा।